नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 शेड्यूल पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका एक किताब वन लाइनर किताब है। ठीक है। और इस किताब से हम लोग जो है आपका मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, जो कि आज हमारा चैप्टर नंबर 32 होगा। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 32 मराठों का उदय। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे आपका मराठों का उदय पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर 32 नंबर। और इसका पहला पार्ट, पहला वीडियो आएगा। ठीक है। तो इसका पहला वीडियो होगा ये। ठीक है। चैप्टर नंबर 32 का। ठीक है। तो देखिए आपके सामने चैप्टर 32 आ गया, मराठों का उदय। ठीक है। अध्याय 32 मराठों का उदय। ठीक है। तो पढ़ते हैं शिवाजी का प्रारंभिक जीवन वृत्त। तो शिवाजी का प्रारंभिक जीवन वृत्त क्या था, तो पढ़ते हैं। ठीक है। तो शिवाजी का प्रारंभिक जीवन वृत्त, तो मराठा राजवंश। ठीक है। तो ये आपका मराठा राजवंश है। ठीक है। और ये आपके सज्जन सिंह पांचवी पीढ़ी के थे। तो सज्जन सिंह आपके पांचवी पीढ़ी के थे। उग्रसेन, तो उग्रसेन, तो सज्जन सिंह पांचवी पीढ़ी के, उनके पुत्र का नाम था उग्रसेन। ठीक है। तो मराठा राजवंश में सज्जन सिंह पांचवी पीढ़ी के और उनके पुत्र का नाम था उग्रसेन। ठीक है। और उग्रसेन के दो पुत्र थे। तो उग्रसेन के दो पुत्र थे, एक का नाम था कर्ण सिंह। ठीक है। तो एक का नाम था कर्ण सिंह और एक का नाम था सूबेकरण। ठीक है। तो एक का नाम था कर्ण सिंह और एक का नाम था सूबेकरण। ठीक है। और सूबेकरण इनके वंशज भोसले कहलाए। तो सूबेकरण के वंशज भोसले कहलाए। ठीक है। तो सूबेकरण के वंशज भोसले कहलाए और जिसमें आपके थे बालाजी भोसले। ठीक है। तो शुभकरण भोंसले। ठीक है। तो बालाजी भोंसले, बालाजी के बाद मालोजी। ठीक है। तो बालाजी के बाद मालोजी। ठीक है। और मालोजी के दो पुत्र थे, एक का नाम था शाहजी भोंसले। ठीक है। तो एक का नाम था शाहजी भोंसले और एक का नाम था संभाजी। ठीक है। तो संभाजी आपके बड़े भाई थे और शाहजी भोंसले आपके छोटे भाई थे। ठीक है। मालोजी के दो बेटे, एक का नाम शाहजी भोंसले, एक का नाम संभाजी, बड़े भाई। ठीक है। और शाहजी भोंसले ने दो विवाह किया था। तो शाहजी भोंसले ने दो विवाह किया था। एक विवाह किया था तुकाबाई मेहते के साथ। ठीक है। तो शाहजी भोसले ने एक विवाह किया था तुकाबाई मेहते के साथ और एक जो विवाह किया था शाहजी भोसले ने देवगिरी के, तो कर्ण सिंह, जो आपके कर्ण सिंह आपके जो उग्रसेन के दो पुत्र थे, उनमें एक कर्ण सिंह थे। तो कर्ण सिंह और कर्ण सिंह के बाद जो है देवगिरी के यादव, तो देवगिरी के यादव लघु जी यादव राव, तो लघु जी यादव राव की पुत्री जीजाबाई से विवाह किया था शाहजी भोसले, दूसरा विवाह। ठीक है। दूसरा विवाह किया था देवगिरी के यादव लघु जी यादव राव की पुत्री जीजाबाई से। ठीक है। और इनका विवाह था शाहजी भोसले का। तो एक विवाह जीजाबाई के साथ और एक विवाह आपका तुकाबाई मेहते के साथ। ठीक है। और शाहजी भोसले के दो पुत्र। ठीक है। एक का नाम था शिवाजी प्रथम। ठीक है। तो एक का नाम था शिवाजी प्रथम। ठीक है। जो शिवाजी कहला। ठीक है। और इनका जीवन काल था 1627 से लेके 6080 तक। ठीक है। तो 1627 से लेकर 6080 तक इनका जीवन काल था। और शिवाजी के माता का नाम था जीजाबाई। ठीक है। तो शिवाजी का माता का नाम था जीजाबाई और शिवाजी के नाना जी का नाम था क्या, जो है लघु जी यादव राव। ठीक है। तो शिवाजी के नाना जी का नाम था लघु जी यादव राव। ठीक है। और शिवाजी के जो है शिवाजी के जो है आपके दादा का नाम था मालोजी। ठीक है। तो शिवाजी के दादाजी का नाम था मालोजी। ठीक है। और शिवाजी के एक और भाई, तो आपके जो है सौतेले भाई, तो शिवाजी के सौतेले भाई का नाम था राजा राम। ठीक है। और इन्होंने शासन किया था 1689 से लेकर 1700 तक। ठीक है। इन्होंने शासन किया था मराठा राजवंश पर 1689 से लेकर 1700 तक। और राजा राम के माता का नाम था तुकाबाई मेहते। ठीक है। तो राजा राम के माता का नाम था तुकाबाई मेहते और और राजा राम की पत्नी का नाम था ताराबाई। ठीक है। तो राजा राम की पत्नी का नाम था ताराबाई। ठीक है। और इन्हीं के एक पुत्र का नाम था शिवाजी द्वितीय और इन्होंने शासन किया था 1700 से लेकर 1707 तक। ठीक है। तो राजा राम की अ, बेटे का नाम था शिवाजी द्वितीय और इनका शासन था 1700 से लेकर 1707 तक। ठीक है। संभाजी, तो संभाजी का जीवन काल था 6080 से लेकर 6089 तक। और सॉरी, संभाजी का शासन काल था 6080 से लेकर 6089 तक। ठीक है। तो आपके शिवाजी के बाद शासन का बागडोर संभाला था संभाजी ने। ठीक है। तो शिवाजी के बाद शासन का बागडोर संभाला संभाजी ने। ठीक है। 1680 से लेकर 1689 तक। उसके बाद आपका संभाला शासन मराठा साम्राज्य का राजा राम ने 1689 से लेकर 1700 तक। और राजा राम के बाद शासन संभाला शिवाजी द्वितीय ने
1707 से लेके 1760 तक, ठीक है। और यहाँ पर आपका कुछ गलत गलत दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कुछ गलत दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर 1707 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1707 होगा। 1707 से लेकर 1749 तक साहू जी, ठीक है। तो संभाजी के बाद साहू जी 1707 से लेकर 1749 तक ये आपके रहे, ठीक है, राजा। और उसके बाद आपके स्वतंत्र शासक बने तो साहू जी के बाद आपके दो स्वतंत्र शासक, ठीक है। यहाँ पर 1707 होना चाहिए, इसको 707 कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद साहू जी के बाद दो स्वतंत्र शासक, एक का नाम था उत्तर में आपके सतारा में साहू जी, ठीक है। तो आपके उत्तर में जो आपका पड़ता सतारा, उसके शासक थे साहू जी। और दक्षिण में आपका कोल्हापुर के शासक थे शिवाजी द्वितीय, ठीक है, शिवाजी द्वितीय यही, ठीक है। और उसके बाद आपके जो है शिवाजी द्वितीय के बाद राजा राम द्वितीय ने शासन किया आपके कोल्हापुर में 1749 से लेकर 1750 तक, ठीक है। तो ये आपका है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, कैसे कैसे मराठा राजाओं से आपके आगे बढ़ा, ठीक है। तो शाहजी ने पूना का जागीर अपने उपेक्षित पत्नी जीजाबाई और उसके नवबालिग बेटे शिवाजी के जिम्मे छोड़ दी थी। मात्र 18 वर्ष की उम्र में 1647 में पूना के समीप रायगढ़, कोंडाना और तोरन के पहाड़ी किलों को जीतकर शिवाजी अपने पराक्रम का परिचय दे चुके थे, ठीक है। तो देखिए आपका यहाँ पर ये शाहजी के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, शाहजी भोसले के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, जिन्होंने दो विवाह किया था, एक जीजाबाई और एक आपका तुकाबाई मेहते के साथ, ठीक है। तो अभी हम चलेंगे इधर इस साइड में। तो शाहजी का जो विवाह हुआ था जीजाबाई, उनका पुत्र का नाम था शिवाजी, ठीक है। तो शाहजी भोसले ने पूना का जागीर अपनी अब उपेक्षित पत्नी, तो सबसे अच्छी पत्नी थी, जो का अच्छा कार्य करती थी, ठीक है, जीजाबाई और उसके नाबालिग बेटे शिवाजी के जिम्मे छोड़ी थी। मात्र 18 वर्ष की उम्र में 1645 से 47 में पूना के संग रायगढ़, कोंडाना और तोरन की पहाड़ी को जीतकर जो शिवाजी अपने पराक्रम का परिचय दे चुके थे, ठीक है। 1647 ईस्वी में, तो 1647 ईस्वी में शिवाजी के अभिभावक दादा कोंडेदेव की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। 1647 ईस्वी में शिवाजी के अभिभावक दादा कोंडेदेव की मृत्यु हो गई थी। शिवाजी का देश विजय का शिवाजी का देश विजय का वास्तविक समय 1656 में आरंभ हुआ, और जब उन्होंने मराठा सरदार चंद्रराव मौर्य से जावली का राज जीत लिया तथा रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। तो शिवाजी का देश विजय का वास्तविक समय 1656 ईस्वी में आपका आरंभ हुआ, तब जब उन्होंने मराठा सरदार चंद्रराव मौर्य, ठीक है, तो मराठा सरदार चंद्रराव मौर्य से जावली का राज जीत लिया तथा रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था शिवाजी ने, ठीक है, 1656 में, ठीक है। और शिवाजी के अभिभावक दादा गोंडेदेव थे, ठीक है, उनकी मृत्यु 1647 में हो गई थी, ठीक है। जावली की विजय से वह मवाली क्षेत्र के निर्विवाद स्वामी बन बैठे और परिणाम स्वरूप सतारा क्षेत्र और तटवर्ती पट्टी कोंकण को अपने अधिकार में ले लिया। तो जावली की विजय से वह मवाली क्षेत्र के निर्विवाद स्वामी बन बैठे और परिणाम स्वरूप सतारा क्षेत्र और तटवर्ती पट्टी कोंकण को अपनी अधिकार में ले लिया। बीजापुर ने उनके विरुद्ध कड़ा कदम उठाने का फैसला किया। उसने 10,000 घुड़सवार सैनिकों के साथ अफजल खान नामक एक प्रमुख बीजापुरी सरदार को शिवाजी के विरुद्ध भेजा और उसे निर्देश दिया कि जैसे भी हो वह उसे बंदी बना ले, ठीक है। तब बीजापुर ने उनके विरुद्ध कड़ा कदम उठाने का फैसला लिया और उसने 10,000 घुड़सवार सैनिकों के साथ अफजल खान नामक एक प्रमुख बीजापुर सरदार को शिवाजी के विरुद्ध भेजा और उसे निर्देश दिया कि जैसा भी हो वह उसे बंदी बना ले, ठीक है। शिवाजी के सैनिक खुली लड़ाई के अभ्यस्त नहीं थे, इसलिए अफजल खान की विशाल सेना देखकर वह भयभीत हो गए। अफजल खान ने शिवाजी को व्यक्तिगत मुलाकात के लिए निमंत्रण भेजा और यह वादा किया कि वह उसे बीजापुर के सुल्तान से माफी दिलवा देगा, ठीक है। तो शिवाजी को शक था कि अफजल खान की चाल थी, इसलिए वह पूरी तरह तैयारी के साथ उसके शिविर में गए और साहसिक पूर्ण अपने बघनक और कटार से अफजल खान की हत्या कर दी। तो शिवाजी को शक था कि यह अफजल खान की चाल थी, इसलिए वह भी पूरी तैयारी के साथ उसके शिविर में गए और साहसिक पूर्ण अपने बघनक तथा कटार से अफजल खान की हत्या कर दी। अब उसने अफजल खान के नेतृत्व विहीन सेना पर आक्रमण करके उसके पैर उखाड़ दिए तथा उसके सभी साजो सामान पर, जिसमें तोपखाना भी शामिल था, अधिकार कर लिया, ठीक है। इस विजय से उत्साहित होकर मराठा सेना ने पनहाला के मजबूत किले पर
अधिकार कर लिया, ठीक है। तो पन्हाला के मजबूत किले पर अधिकार कर लिया था मराठा सेना ने, तथा दक्षिण कोंकण व कोल्हापुर, तो दक्षिण कोंकण व कोल्हापुर के क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया था, ठीक है। तो आपका जो है शिवाजी ने पन्हाला के किले, दक्षिण कोंकण और कोल्हापुर पर अधिकार किया था। औरंगजेब मुगल साम्राज्य की सरहद पर, तो औरंगजेब मुगल साम्राज्य की सरहद पर मराठा शक्ति के इस उदय को चिंता की दृष्टि से देख रहा था। उसने दक्कन के एक नए सूबेदार, तो उसने दक्कन के नए सूबेदार शाइस्ता खां, ठीक है। तो आपके दक्कन के नए सूबेदार शाइस्ता खां को जो है वह जो वैवाहिक संबंधों के कारण औरंगजेब का रिश्तेदार भी था, और शिवाजी के राज्य पर आक्रमण करने का आदेश दिया, ठीक है, दक्कन के नए सूबेदार शाइस्ता खान को, ठीक है। औरंगजेब ने आरंभ में लड़ाई शिवाजी के विरुद्ध थी। तो सबसे शुरुआत में जो लड़ाई थी शिवाजी के विरुद्ध थी, शाइस्ता खान ने, तो शाइस्ता खान ने पूना पर अधिकार कर लिया, ठीक है, और 1669 ईस्वी में उसे अपना मुख्यालय बना लिया, ठीक है। तो आरंभ में लड़ाई शिवाजी के विरुद्ध था, शाइस्ता खान ने पूना पर अधिकार कर लिया और 1669 में उसे अपना मुख्यालय बना दिया। शिवाजी ने छापामार युद्धों से मुगलों को अत्यधिक परेशान किया तथा मराठों ने अप्रतिम वीरता का परिचय दिया, ठीक है। शिवाजी ने एक साहसिक कदम उठाया, वह शाइस्ता खां के पूना स्थित शिविर में प्रवेश कर गए और रात में उसके हरम में आक्रमण कर दिया, ठीक है। तो शिवाजी ने एक साहसिक कदम उठाया और वह शाइस्ता खां के पूना स्थित शिविर में है जो आपका पूना स्थित शिविर में प्रवेश कर गए और साथ में उनके हरम पर आक्रमण कर दिया। शाइस्ता खां का बेटा और एक रक्षक मारा गया, तो शाइस्ता खां का बेटा और एक रक्षक मारा गया। शाइस्ता खां घायल होकर भाग गया और इस साहसिक आक्रमण से खान की बहुत निंदा हुई और शिवाजी की प्रतिष्ठा अधिक बढ़ गई। कुंद्र सहनशाह ने शाइस्ता खां का तबादला कर उसे बंगाल का सूबेदार बना दिया। तो शाइस्ता खां का बेटा और एक रक्षक मारा गया, शाइस्ता खां घायल होकर भाग गया। इस साहसिक आक्रमण से खान की बहुत निंदा हुई और शिवाजी की प्रतिष्ठा अत्यधिक बढ़ गई। कुंद्र सहनशाह ने शाइस्ता खां का तबादला कर दिया और उसे बंगाल का सूबेदार बना दिया, ठीक है। तो शाइस्ता खां पहले आपका दक्कन का सूबेदार था, बाद में से बंगाल का सूबेदार बना दिया। इस बीच शिवाजी ने एक और साहसिक कार्रवाई की। उसने मुगलों के प्रमुख बंदरगाह सूरत पर आक्रमण कर जून 1664 में आक्रमण कर दिया और उसे लूट लिया था, ठीक है। पुरंदर की संधि और आगरा दरबार में शिवाजी की उपस्थिति, तो पुरंदर की संधि और आगरा दरबार में शिवाजी की उपस्थिति का क्या मतलब है पढ़ते हैं। तो शाइस्ता खां की विफलता, तो शाइस्ता खां की विफलता के बाद औरंगजेब ने शिवाजी को परास्त करने के लिए आमेर के राजा जय सिंह को तैनात किया। जय सिंह औरंगजेब के सबसे विश्वस्त सलाहकारों में से एक था, ठीक है। तो आपका जो शाइस्ता खां की विफलता के बाद औरंगजेब ने शिवाजी को परास्त करने के लिए आमेर के राजा जय सिंह को तैनात किया और जय सिंह औरंगजेब के सबसे विश्वस्त सलाहकारों में से एक थे, ठीक है। उसे पूरी प्रशासनिक और सैनिक सहायता प्रदान की गई जिससे उसे दक्कन में मुगल प्रतिनिधि पर किसी प्रकार निर्भर न होना पड़े, ठीक है, रहना पड़े। पूर्व के सेनापतियों की तरह जय सिंह ने मराठों की शक्ति को कम आंकने की भूल नहीं की। उसने सावधानी के साथ कूटनीति और सैनिक के तैयार की। उसने शिवाजी के सभी शत्रु और विरोधियों से सहायता देने की अपील की, ठीक है। पूना पहुंचकर जय सिंह ने शिवाजी के प्रदेशों में महत्वपूर्ण स्थल पुरंदर पर आक्रमण करने का फैसला किया और शिवाजी का परिवार और खजाना पुरंदर में ही था, ठीक है। तो पूना पहुंचकर जय सिंह ने शिवाजी के प्रदेशों में महत्वपूर्ण स्थल पुरंदर पर आक्रमण करने का फैसला किया और शिवाजी का परिवार आज खजाना पुरंदर में ही था। जय सिंह ने बहुत नजदीक से पुरंदर का घेरा 1665 ईस्वी में डाला और उसे मुक्त कराने के लिए मराठों के सभी प्रयत्नों को विफल कर दिया। तो जय सिंह ने बहुत नजदीक से पुरंदर का घेरा डाला और 1665 में डाला, ठीक है, और उसे मुक्त कराने के लिए मराठों के सभी प्रयत्नों को विफल कर दिया, ठीक है। जब शिवाजी को लगा कि किले ही सुरक्षा नहीं कर पाएगा, तो उसने जय सिंह से समझौता वार्ता आरंभ कर दी थी, ठीक है। इस समझौते की सहमति निम्नलिखित शर्तों पर हुई, ठीक है। तो आपका जो समझौता हुआ था उसका निम्नलिखित शर्तें थी। तो पहला क्या था, शिवाजी के पास जो 35 किले थे, उनमें से 23 किले और उनके आसपास के इलाके जिनसे प्रतिवर्ष 4 लाख हुन की राजस्व की आमदनी होती थी मुगलों को देने, तथा अन्य 12 किले जिनकी सालाना 1 लाख हुन थी। इस शर्त पर शिवाजी के हाथों में रहने थे कि वह दिल्ली के अधिकार में रहेंगे और उसके प्रति वफादार रहेगा, ठीक है। तो शिवाजी के पास जो 35 किले थे उनमें से 23 किले और उनके आसपास के इलाके जिनसे प्रतिवर्ष 4 लाख हुन, तो 4 लाख हुन की राजस्व की आमदनी होती थी मुगलों को देने थे, तथा अन्य के 12 किले जिनके
सालाना आय 1 लाख खून थी, ठीक है, सालाना आय 1 लाख खून थी। इस शर्त पर शिवाजी के हाथों में रहने थे कि वह दिल्ली के अधिकार में रहेगा और उसके प्रति वफादार रहेगा, ठीक है। बीजापुर राज, तो बीजापुर राज क्या है, तो बीजापुर राज के 4 लाख खून, तो बीजापुर राज के 4 लाख खून, ठीक है, की आय जो क्षेत्र शिवाजी के पास थे वे उसे छोड़ दिए गए, और इसके अतिरिक्त बालाघाट क्षेत्र, बालाघाट क्षेत्र के 5 लाख खून, तो बालाघाट क्षेत्र के 5 लाख खून वाले आय वाले जिले, जिन क्षेत्रों पर शिवाजी की नजर थी और जिसे जीतने का मंसूबा बांध रखा था, उस पर भी उसका दावा स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो बीजापुर राज के 4 लाख खून की आय के जो क्षेत्र शिवाजी के पास थे वे उसे छोड़ दिया, और उसके अतिरिक्त बालाघाट क्षेत्र के 5 लाख खून की आय वाले 3 क्षेत्रों पर शिवाजी की नजर थी और जिसे जीतने का मंसूबा बांध रखा था, उस पर भी उसका जो है दावा स्वीकार कर लिया, और इसके इसके इनके स्थान पर उसे सम्राट को 40 लाख खून किस्तों में अदा करना था, ठीक है। शिवाजी ने अनुरोध किया कि शिवाजी ने अनुरोध किया कि उसे सम्राट की व्यक्तिगत सेवा से मुक्त कर रखा जाए, इसलिए उसके स्थान पर उसके नवबालिग बेटे संभाजी को 5,000 वंशज प्रदान किया। परंतु शिवाजी ने वचन दिया कि मगर मुगल दक्कन में कोई युद्ध लड़ेंगे तो वह व्यक्तिगत रूप से उसमें शामिल होंगे। जय सिंह ने शिवाजी को आगरा जाकर सम्राट से मिलने के लिए राजी किया, परंतु शिवाजी की यह यात्रा सर्वथा निष्फल साबित हुई। दरबार में शिवाजी को 5,000 मनसबदारों का दर्जा दिया गया, जो दर्जा उनके नाबालिग पुत्र को भी दिया गया था। इसे शिवाजी ने अपना अपमान समझा था, ठीक है। शिवाजी का प्रशासन एवं उनकी उपलब्धियां, तो शिवाजी 4 लाख खून की सालाना आमदनी वाले 23 किले मुगलों के हाथों खो बैठे थे तथा इस क्षति की किसी प्रकार की भरपाई नहीं की जा सकती थी, ठीक है। वह मुगलों के साथ फिर से प्रतिद्वंदिता की भावना पाने लगे और 1670 ईस्वी में उन्हें सूरत को पुनः लूटा था, ठीक है। तो हम मुगलों के साथ फिर से प्रतिद्वंदिता की भावना पाने लगे थे और 1670 ईस्वी में उन्होंने सूरत को पुनः लूटा था, ठीक है। अगले 4 वर्षों के दौरान उन्होंने पुरंदर सहित अनेक किले मुगलों से जीत लिए और मुगलों के प्रदेशों में विशेष रूप से खानदेश और बरार में अंदर तक आक्रमण किए, ठीक है। 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ में विधिवत राजमुकुट धारण किया। अब वह अब वह मराठा सरदारों में सबसे अधिक शक्तिशाली थे तथा अपने राज के विस्तार व सेना की विशालता की दृष्टि से जीर्ण दक्कनी सुल्तानों की बराबरी के दर्जे का दावा कर सकते थे, ठीक है। राज तिलक का संस्कार, संपादित कराने वाले पुरोहित गंगा भट्ट ने विधिवत यह घोषणा भी की कि शिवाजी उच्च वर्गीय क्षत्रिय है। तो राज तिलक का संस्कार संपादित कराने वाले पुरोहित गंगा भट्ट ने विधिवत यह घोषणा की कि शिवाजी उच्च वर्गीय क्षत्रिय हैं। शिवाजी चूंकि अब स्वतंत्र शासक थे, इसलिए वह दक्कनी सुल्तानों के साथ किसी बागी सरदार की तरह नहीं बल्कि समकक्ष राजा के रूप में संधि संबंध स्थापित कर सकते थे, ठीक है। तो शिवाजी चूंकि अब स्वतंत्र शासक थे, इसलिए वह दक्कनी सुल्तानों के साथ किसी बागी सरदार की तरह नहीं बल्कि समकक्ष राजा के रूप में संधि संबंध स्थापित कर सकते थे। शिवाजी ने बीजापुर कर्नाटक पर आक्रमण करने की योजना बनाई, ठीक है। कुतुब शाह ने अपनी राजधानी हैदराबाद में शिवाजी का भव्य स्वागत किया और दोनों के मध्य एक औपचारिक समझौता हो गया, जिसमें तय हुआ कि कुतुब शाह शिवाजी को आर्थिक सहायता के तौर पर सालाना 1 लाख खून और लगभग 5 लाख रुपया देगा और मराठा दरबार में अपना एक दूत रखेगा, ठीक है। कर्नाटक में जो प्रदेश जीते जाएंगे तथा लूट का जो माल प्राप्त होगा वह सब दोनों आपस में बराबर बांट लेंगे, ठीक है। और कुतुब शाह ने शिवाजी की सहायता के लिए एक सैनिक टुकड़ी और तोप खाना प्रस्तुत किया तथा साथ ही उनकी सेना के खर्च के लिए एक धनराशि भी दी, ठीक है। तो कर्नाटक में जो प्रदेश जीते जाएंगे लूट का जो माल प्राप्त होगा वह सब दोनों आपस में बराबर बांटेंगे। और कुतुब शाह ने शिवाजी के सहायता के लिए एक सैनिक टुकड़ी और तोपखाना प्रस्तुत किया तथा साथ ही उनकी सेना के खर्च के लिए एक धनराशि भी दी, ठीक है। यह संधि शिवाजी के लिए बहुत अनुकूल थी। उसने बीजापुरी अधिकारियों से जिंजी और वेलूर छीन लिए, ठीक है। और जो क्षेत्र उसके सौतेले भाई एकोजी के हाथों में थे उन्हें भी जीत लिया था, ठीक है। तो यह संधि शिवाजी के लिए बहुत अनुकूल थी। उसने बीजापुरी अधिकारियों से जिंजी और वेलूर छीन लिए थे, ठीक है। और जो क्षेत्र उसके सौतेले भाई एकोजी के हाथों में थे उसे भी जीत लिया था, ठीक है। कर्नाटक पर आक्रमण शिवाजी की आखिरी बड़ी सैनिक कार्रवाई थी। तो कर्नाटक पर आक्रमण शिवाजी की आखिरी बड़ी सैनिक कार्रवाई थी।
कर्नाटक अभियान से लौटने के कुछ ही दिनों बाद, तो कर्नाटक अभियान से लौटने से कुछ ही दिनों बाद 1618 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। ठीक है। इस बीच उन्होंने एक ठोस शासन प्रणाली की नींव डाली दी थी। शिवाजी की शासन प्रणाली, तो शिवाजी की शासन प्रणाली बहुत हद तक दक्षिणी राज्यों के प्रशासनिक तौर तरीकों से उधार ली गई थी। ठीक है। तो इस बीच उन्होंने एक ठोस शासन प्रणाली की नींव डाली दी थी। शिवाजी की शासन प्रणाली बहुत हद तक एक दक्षिणी राज्यों के प्रशासनिक तौर पर तरीके से उधार ली गई थी। ठीक है। नेक्स्ट आपका शिवाजी ने 8 मंत्री नियुक्त किए थे। तो शिवाजी ने 8 मंत्री नियुक्त किए, जिन्हें सामूहिक रूप से अष्टप्रधान कहा गया। तथापि मंत्रियों के इस समूह का स्वरूप मंत्री परिषद वाला नहीं था, क्योंकि प्रत्येक मंत्री सीधे राजा के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है। शिवाजी के अष्टप्रधान, तो शिवाजी का अष्टप्रधान कौन थे, तो पढ़ते तो मजुमदार, जिसे अमात्य कहते थे, और इनका क्या विभाग था, यह वित्त मंत्री थे, और इनका वेतन 12,000 ऊन प्रति वर्ष था। ठीक है। तो शिवाजी के अष्टप्रधान भी कौन था, सबसे पहला मजुमदार, जिसे अमात्य कहते थे, और यह वित्त मंत्री था, फाइनेंस मिनिस्टर, और वेतन 12,000 ऊन प्रति वर्ष था। ठीक है। सुमंत या दबीर, तो आपका सुमंत या दबीर क्या था, तो विदेश विभाग और दरबारी शिष्टाचार था। ठीक है। सुमंत या दबीर, तो ये आपका जो विदेश विभाग का था और दरबारी शिष्टाचार था। ठीक है। सुरु नबी, तो यह चिटनीस सचिव। ठीक है। तो सुरु नबी या चिटनीस सचिव था ये, और ये पत्रचार विभाग का जो आपका, तो पत्रचार विभाग का ये आपका मेन था। ठीक है। पेशवा प्रधानमंत्री, तो पेशवा प्रधानमंत्री, तो यह अष्टप्रधान का प्रमुख था। ठीक है। तो आपका अष्टप्रधान का प्रमुख पेशवा प्रधानमंत्री था, जो समस्त प्रशासन का निरीक्षण करता था। यह नागरिक व तो यह नागरिक व सैनिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी था, आपका पेशवा प्रधानमंत्री। ठीक है। वाकया नविश मंत्री, तो वाकया नविश मंत्री यह आधुनिक गृह मंत्री के समान था। ठीक है। तो वाकया नविश मंत्री यह आधुनिक गृह मंत्री के समान था। ठीक है। न्यायाधीश, तो यह न्याय विभाग का मंत्री था, तो न्यायाधीश यह न्याय विभाग का मंत्री था। सेनापति यह सैर नौबत, तो सेनापति यह सैर नौबत सेना का प्रधान था। ठीक है। पंडित राव, तो यह धर्म व दान का विभाग था, तो पंडित राव धर्म व दान विभाग का ये प्रधान था। ठीक है। तो धर्म व दान विभाग का प्रधान था आपका पंडित राव, सेना का प्रधान था सेनापति व सैर नौबत, न्याय विभाग का न्यायाधीश, और यह आधुनिक गृह मंत्री के समान था, वाक्यानिविश मंत्री। ठीक है। विशेष क्या है, तो शिवाजी के अधीन, तो शिवाजी के अधीन अष्टप्रधान के सभी पद न ही अस्थायी थे, न ही अनुवांशिक थे। वे राजा की इच्छा पर्यंत इन पदों पर रहते थे। सभी अधिकारियों का स्थानांतरण भी किया जाता था। इन अधिकारियों के लिए जागीर की व्यवस्था नहीं थी, और इन्हें नगद वेतन दिया जाता था। ठीक है। तो शिवाजी के अधीन अष्टप्रधान के सभी पद न ही अस्थायी थे, न ही अनुवांशिक थे, और वे राजा की इच्छा पर्यंत इन पदों पर रहते थे, और सभी अधिकारियों का स्थानांतरण भी किया जाता था, और इन अधिकारियों के लिए जागीर की व्यवस्था नहीं थी, तथा इन्हें नगद वेतन दिया जाता था। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण वित्त मंत्री, तो सबसे महत्वपूर्ण वित्त मंत्री वित्त व्यवस्था व समान प्रशासन संभालने वाले पेशवा और सेना के लिए जिम्मेदार सैर नौबत सेनापति थे। और पेशवा की तरह सेनापति का पद भी काफी सम्मानजनक था, तथा यह पद प्रमुख मराठा सरदारों को दिया जाता था। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण मंत्री वित्त व्यवस्था व समान प्रशासन संभालने वाले पेशवा और सेना के जिम्मेदार सैर नौबत सेनापति थे, और पेशवा की तरह सेनापति का पद भी काफी सम्मानजनक था, और जो है तथा यह पद प्रमुख मराठा सरदारों को दिया जाता था। ठीक है। मजुमदार राज्य का लेखापाल, तो मजुमदार राज्य का लेखापाल तथा संभवतः वाकया नवीस पर गुप्तचरी, डाक विभाग और राजकीय गृहस्थी की देखरेख की जिम्मेदारी तो शुरू नबीस या चिटनीस हिसाब किताब में राजा की मदद करता था। ठीक है। तो मजुमदार राज्य का लेखापाल तथा संभवतः वाकया निवेश पर गुप्तचारी, डाक विभाग और राजकीय गृहस्थी की देखरेख की जिम्मेदारी थी। सूर्य नबीस या चिटनीस हिसाब किताब में राजा की मदद करता था। ठीक है। दबीर, तो दबीर दरबार के कायदे कानूनों की देखरेख करता था, और बाहरी शक्तियों से संबंधों के मामलों में राजा की सहायता करता था। न्यायाधीश व पंडित राव क्रमशः न्याय व्यवस्था और परमार्थिक दोनों के लिए जिम्मेदार थे। शिवाजी अपने स्थायी सैनिकों की नगद वेतन देने के पक्ष में था, हालांकि कभी कभी सरदारों का राजस्व दान जो सरंजाम दिए जाते थे। ठीक है। तो न्यायाधीश और पंडित क्रमशः न्याय व्यवस्था और परमार्थिक दोनों के लिए जिम्मेदार थे, और शिवाजी अपने अस्थायी सैनिकों को नगद वेतन देने के पक्ष में थे, हालांकि कभी कभी सरदारों को राजस्व दान सरंजाम दिए जाते थे। ठीक है। सेना में कठोर अनुशासन था,
तथा किसी स्त्री या नर्तकी को सेना के साथ ले चलने की आज्ञा नहीं थी। युद्ध में प्रत्येक सिपाही द्वारा लूटे गए माल का पूरा हिसाब रखा जाता था। ठीक है। स्थायी सेना तो स्थायी सेना पाग में 30 से 40,000 घुड़सवार शामिल थे। तो स्थायी सेना पाग में 30 से 40,000 घुड़सवार शामिल थे, जो हवलदारों की कमान में काम करते थे। हवलदारों को निश्चित वेतन दिया जाता था। हवलदारों को निश्चित वेतन दिया जाता है। ठीक है। किलों की देखरेख तो किलों की देखरेख बहुत किलों की देखरेख बहुत ही सावधानी से की जाती थी और इनकी हिफाजत के लिए प्यादे तैनात किए जाते थे। 1679 ईस्वी में 1679 ईस्वी में अन्नाजी दत्तो ने नए सिरे से राजस्व निर्धारित करने का काम पूरा किया था। ठीक है। शिवाजी ने अपने राज्य के निकट शिवाजी ने अपने राज्य के निकट मुगल क्षेत्रों पर एक कर लगाकर अपनी आय में वृद्धि की और यह कर भू राजस्व का एक चौथाई होता था, इसलिए इसे चौथाई या चौथ कहा जाने लगा था। ठीक है। शिवाजी न केवल एक कुशल युद्धनीतिक तो शिवाजी न केवल एक कुशल युद्धनीतिक और चतुर कूटनीतिक साबित हुए, बल्कि उन्होंने देशमुखों की शक्ति पर अंकुश लगाकर एक शक्तिशाली राज्य का शिलान्यास भी किया था। ठीक है। सेना उनकी सेना उनकी नीतियों को अंजाम देने सेना उनकी नीतियों को अंजाम देने का एक प्रभावकारी उपकरण था, क्योंकि उस समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेजी से पहुंचना सबसे ज्यादा मदद होता है। सेना अपने वेतन के लिए बहुत हद तक पड़ोसी क्षेत्रों की लूट पर निर्भर था। ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो पूरा आपका मराठा राज साम्राज्य हमने समाप्त कर दिया। ठीक है। तो कल हमारा चैप्टर नंबर जो है 33 होगा। ठीक है। तो आज के लिए बस नहीं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।